अनु अग्रवाल बॉलीवुड का ये नाम सुनते ही हमारे जहन में एक बहुत ही भोली भाली मासूम सी दिखने वाली लड़की की इमेज सामने आती है और फिल्म आशिकी के बहुत ही रोमांटिक गाने हमारे जहन में आते हैं। ये आज से लगभग 30 साल पहले की बात है जब फिल्म आशिकी के रिलीज होते ही अनु अग्रवाल और राहुल रॉय एकदम रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। उस टाइम पर हर किसी की जुबान पर फिल्म आशिकी के गाने थे और लोग इन दोनों की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। उस टाइम पर बॉलीवुड की और दूसरी एक्ट्रेस के कंपैरिजन में थोड़ी सांवली सी दिखने वाली अनु अग्रवाल ने लोगों का दिल कुछ इस कदर जीत लिया कि उस टाइम पर मुंबई के जिस हॉस्टल में अनु अग्रवाल रहती थीं उस हॉस्टल के नीचे उनकी एक झलक पाने के लिए उनके फैंस की लाइन लगी रहती थी। अनु अग्रवाल अपनी कार से बाहर निकलती थीं तो लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उनकी कार के पीछे दौड़ने लगते थे। और मात्र एक फिल्म के बाद ही अनु अग्रवाल की गिनती उस टाइम पर बॉलीवुड की एकदम टॉप एक्ट्रेसेस में की जाने लगी थी। अनु अग्रवाल को फिल्म आशिकी से मिली इतनी बड़ी सफलता को देखते हुए उस टाइम पर बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स किसी भी कीमत पर अपनी फिल्म में साइन करने के लिए तैयार थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, आज कुछ और है कल कुछ और होगी। और अनु अग्रवाल की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने फिल्म आशिकी के बाद और भी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन आपको शायद ही उनकी फिल्म आशिकी के जैसी कोई फिल्म और आज तक याद होगी। और आगे चलकर अनु अग्रवाल की कैसे इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म ने उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। लेकिन इसके बाद भी अनु अग्रवाल की लाइफ में और भी बुरा होना बाकी था। आगे चलकर अनु अग्रवाल का एक इतना खतरनाक कार एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से वो लगभग 29 दिनों तक कोमा में रही थीं। उस टाइम पर उनका इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने तो ये तक बोल दिया था कि ये अब कुछ महीनों से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगी। अनु अग्रवाल का ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि इस एक्सीडेंट के बाद वो अपनी पिछली पूरी लाइफ को भूल चुकी थीं। कैसे वो मॉडलिंग किया करती थीं, कैसे उन्हें फिल्म आशिकी से इतनी बड़ी सफलता मिली थी, ये सारी चीज़ें वो एकदम भूल चुकी थीं। और उनके इस एक्सीडेंट के बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें एकदम जीरो से सीखनी फिर से शुरू की और आगे चलकर योगा और मेडिटेशन से उन्होंने अपने आप को दोबारा से जीने लायक बनाया। और आज भी वो एक सन्यासी की तरह बॉलीवुड की इस चकाचौंध से दूर गुमनामी की जिंदगी व्यतीत कर रही हैं। अनु अग्रवाल की पूरी लाइफ की स्टोरी एकदम किसी फिल्म की स्टोरी के जैसी लगती है। तो अनु अग्रवाल की लाइफ से जुड़ी ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम एकदम शुरुआत से काफ़ी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। अनु अग्रवाल का जन्म 11 जनवरी सन 1969 को दिल्ली में हुआ और उनका पूरा बचपन वहीं पर बीता। वहीं पर उनके पिता रमेश प्रकाश आर्या दिल्ली के हंसराज कॉलेज में प्रोफेसर थे और उनकी मां उर्मिला आर्या एक हाउसवाइफ थीं। अनु अग्रवाल की स्कूलिंग भी दिल्ली से ही कंप्लीट हुई। आगे चलकर अनु अग्रवाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जहां पर वो एक गोल्ड मेडलिस्ट थीं। अनु अग्रवाल पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं और एकदम मॉडर्न ख्यालात वाली खुले विचारों वाली लड़की थीं। अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर ही अनु अग्रवाल को लगा कि उन्हें आगे चलकर मॉडलिंग में अपना कैरियर बनाना है। और आगे चलकर अनु अग्रवाल मॉडलिंग में अपना कैरियर बनाने के लिए मुंबई जाकर एक हॉस्टल में रहने लगीं, जहां पर शुरुआत में कुछ समय स्ट्रगल करने के बाद धीरे धीरे अनु अग्रवाल को कुछ मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। अनु अग्रवाल का फेस थोड़ी सांवला था, लेकिन उनके फेस में एक अलग ही सादगी थी जो कि मॉडलिंग और एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को काफ़ी पसंद आया। और अनु अग्रवाल के पास उस टाइम पर काफ़ी ऑफर आने लगे और देखते ही देखते 80 के दशक के आखिरी तक अनु अग्रवाल मॉडलिंग की दुनिया में अपना एक अलग ही नाम बना चुकी थीं। अनु अग्रवाल को उस टाइम पर मॉडलिंग में इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा था कि इंडिया के अलावा मॉडलिंग के कई इंटरनेशनल ऑफर भी अनु अग्रवाल के पास आने लगे थे। और अनु अग्रवाल ने उस टाइम पर पेरिस जाकर ऐसे कई मॉडलिंग असाइनमेंट को कंप्लीट किया था। ये फिल्म आशिकी के पहले की बात थी। उस टाइम पर अनु अग्रवाल को लेकर कई मैगजीन्स में लिखा गया इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मॉडल, जो कि उस टाइम पर अनु अग्रवाल के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। मॉडलिंग की दुनिया में उभरती हुई अनु अग्रवाल आगे चलकर सन 1988 में दूरदर्शन पर आने वाले टीवी सीरियल इसी बहाने में हमें नजर आईं। और इसी टाइम पर डायरेक्टर महेश भट्ट एकदम नए चेहरों के साथ एक रोमांटिक फिल्म आशिकी बनाने के बारे में प्लान कर रहे थे। उन्होंने अनु अग्रवाल को नोटिस किया और बोला कि फिल्म के लिए जिस चेहरे की वो तलाश कर रहे हैं वो पूरी हो चुकी है और अनु अग्रवाल ही फिल्म में ये लीड एक्ट्रेस का किरदार प्ले करेंगी। हालांकि अनु अग्रवाल ने पहले तो महेश भट्ट को इसमें काम करने के लिए मना कर दिया और उनसे बोला कि वो अपनी मॉडलिंग की दुनिया में ही खुश हैं और अभी फिल्मों में आने का उनका कोई भी प्लान नहीं है। क्योंकि अनु अग्रवाल ने बॉलीवुड की पिछली कुछ फिल्मों में हीरोइंस को देखा था जिनको केवल फिल्म में एक या दो गानों के लिए और केवल हीरो के साथ खड़े होने के लिए रखा जाता था और वो फिल्मों में इस तरह के किरदार प्ले करना नहीं चाहती थीं। लेकिन उस टाइम पर अनु अग्रवाल के मना करने के बाद भी महेश भट्ट ने उन्हें काफ़ी फोर्स किया। और उस टाइम पर महेश भट्ट ने अनु अग्रवाल को ये तक बोला था कि वो ये फिल्म आप तभी बनाएंगे जब वो इसमें काम करेंगी और अगर वो इस फिल्म में काम नहीं करती हैं तो वो इस फिल्म को नहीं बनाएंगे। महेश भट्ट ने उन्हें बोला कि वो आने वाले कल की सुपरस्टार हैं। और इस तरह से महेश भट्ट ने फिल्म आशिकी की पूरी स्टोरी अनु अग्रवाल को सुनाई। और अनु अग्रवाल को महेश भट्ट की स्टोरी इसलिए पसंद आई क्योंकि फिल्म में उनका किरदार भी रियल लाइफ में उनके जैसा कुछ करना चाहता है।
फिल्म में उनका किरदार अपने पैरों पर खड़े होकर इंडिपेंडेंट होना चाहती है, जो अनु अग्रवाल को काफ़ी पसंद आया और उन्होंने महेश भट्ट को इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ बोल दिया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और लगभग 2 घंटे 30 मिनट की ये फिल्म फाइनली 17 अगस्त सन 1990 को रिलीज हुई। फिल्म में नदीम श्रवण के द्वारा कंपोज किए गए बेहतरीन म्यूजिक एल्बम को फिल्म के रिलीज होने के लगभग 8 महीने पहले ही रिलीज कर दिया गया था, जिन गानों ने उस टाइम पर म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अलग ही हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। लोग उस टाइम पर इन गानों के इतने ज़्यादा दीवाने थे कि किसी भी कीमत पर इस फिल्म की ऑडियो कैसेट्स को खरीदना चाहते थे। उस टाइम पर ऑडियो कैसेट्स की दुकान पर लोग इस फिल्म की कैसेट खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे और फिल्म की म्यूजिक एल्बम की इतनी ज़्यादा डिमांड के चलते मात्र कुछ ही घंटों में इसकी ऑडियो कैसेट्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाती थीं। उस टाइम पर फिल्म की म्यूजिक एल्बम की लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा ऑडियो कैसेट्स सेल की गई थीं और आगे आने वाले कई सालों तक इस फिल्म के रिकॉर्ड को किसी और फिल्म का म्यूजिक एल्बम भी नहीं तोड़ पाया था। और फिल्म रिलीज होते ही एकदम रातों रात अनु अग्रवाल और राहुल रॉय सुपरस्टार बन गए। अनु अग्रवाल ने बताया कि फिल्म रिलीज होने के बाद अचानक से मिली इतनी बड़ी सफलता और लोगों के इतने ज़्यादा रिस्पॉन्स को वो संभाल नहीं पा रही थीं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोगों को कैसे रिएक्ट करें। हर जगह उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती थी। उस टाइम पर प्रिंट मीडिया वाले भी अनु अग्रवाल का इंटरव्यू लेने के लिए बेताब रहते थे। हालांकि अनु अग्रवाल पहले से ही बहुत ही मॉडर्न ख्यालात वाली और एकदम खुले विचारों वाली लड़की थीं और वैसे ही उस टाइम पर अनु अग्रवाल ने बहुत सारी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में अपने इंटरव्यू दिए। वो खुलेआम सिगरेट पीती थीं, ड्रिंक करती थीं, अपने लव अफेयर्स और सेक्स लाइफ के बारे में एकदम खुलकर बोलती थीं। हालांकि अनु अग्रवाल शुरुआत से ही ऐसी थीं, लेकिन उनकी इस इमेज को उस टाइम पर प्रिंट मीडिया ने बहुत तोड़ मरोड़ कर दिखाया था, क्योंकि उस टाइम पर किसी लड़की का ऐसे खुलेआम सिगरेट पीना और अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बात करना एक काफ़ी बड़ी बात थी। इसके बाद अनु अग्रवाल हमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जैसे मार्बल साबुन और टाटा टी जैसे एड्स में नजर आईं। अगर आपको याद हो तो टाटा टी का एड शायद आपने देखा भी होगा, जिसमें वो हमें जावेद जाफरी के साथ नजर आई थी। हालांकि उस टाइम पर इसके अलावा भी अनु अग्रवाल की फोटोज को और भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के लिए इलीगली भी यूज किया जा रहा था, जहां पर अनु अग्रवाल की परमिशन लिए बिना ही उनकी फोटोज को एड्स में छापा जा रहा था। आगे चलकर अनु अग्रवाल ने एक कॉन्डोम का एडवर्टाइजमेंट भी किया, जो कि उस टाइम पर बॉलीवुड की कोई भी बड़ी एक्ट्रेस करना पसंद नहीं करती थी। और अनु अग्रवाल की ऐसी बोल्ड आदतों के चलते उस टाइम पर मीडिया में उनके बारे में बहुत सारी गलत खबरें छापी गईं। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गईं जिसको पढ़ने के बाद अनु अग्रवाल के दिलो दिमाग पर काफ़ी गहरा असर हुआ। अनु अग्रवाल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस टाइम पर उनका एक बॉयफ्रेंड था रिक, जो कि पेरिस में रहता था और ये दोनों उस टाइम पर जल्द ही एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, एक दूसरे के परिवारों से भी मिल चुके थे। लेकिन उस टाइम पर मीडिया में उनके खिलाफ ऐसी लगातार गलत खबरें छापे जाने की वजह से अनु अग्रवाल का उनके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया और वो बुरी तरह से टूट गईं। उनके माता पिता दिल्ली में थे और अनु अग्रवाल मुंबई में उस टाइम पर एकदम अकेली हो गई थीं। अनु अग्रवाल ने बताया कि उस टाइम पर ऐसे सोशल मीडिया भी नहीं चलते थे जिससे कि वो अपने फैंस से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकें और मीडिया में छापी जा रही उनके खिलाफ ऐसी खबरों के ऊपर विराम लगा सकें। इन सब चीज़ों की वजह से उस टाइम पर अनु अग्रवाल मेंटली भी काफ़ी परेशान हो गई थीं और इस फ्रस्ट्रेशन और तनाव को दूर करने के लिए उस टाइम पर अनु अग्रवाल योगा और मेडिटेशन का सहारा लेने लगीं, जिसको करने के बाद अनु अग्रवाल धीरे धीरे मेंटली काफ़ी रिलैक्स होती गईं। फिल्म आशिकी के बाद भी अनु अग्रवाल एक बार हमें फिर से सन 1992 में राहुल रॉय के साथ फिल्म गजब तमाशा में नजर आईं, जो कि एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। 1993 में वो हमें डायरेक्टर मणि रत्नम की तमिल फिल्म तिरुधा तिरुधा में नजर आईं, जहां पर अनु अग्रवाल की परफॉर्मेंस बहुत पसंद की गई और इसी साल वो हमें फिल्म किंग अंकल और खलनायिका में भी नजर आईं। उस टाइम पर अनु अग्रवाल ने बताया कि उनके साथ भी बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी हो रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी सन 1993 में आई फिल्म खलनायिका में वो हमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थीं, लेकिन जब इस साल के फिल्म फेयर अवार्ड मिलना शुरू हुए तो उन्हें लीड एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेट ना करके सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया और ये बात उन्हें उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बुरी लगी। उस टाइम पर ऐसी और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती जा रही थीं जो अनु अग्रवाल को अंदर से एकदम तोड़ती जा रही थीं। हालांकि इन फिल्मों में भी अनु अग्रवाल के काम को काफ़ी पसंद किया गया, लेकिन प्रॉब्लम तो वही थी कि अनु अग्रवाल शुरुआत से ही एक एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थीं और इस स्टारडम को मैनेज नहीं कर पा रही थीं। अनु अग्रवाल को उस टाइम पर और भी बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर आए, लेकिन उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया, क्योंकि अनु अग्रवाल को उस टाइम पर इन बॉलीवुड फिल्मों के ये किरदार पसंद नहीं आए थे और अपने एकदम फ्रैंक बिहेवियर और बोल्डनेस के चलते वो लगातार मीडिया की नेगेटिविटी का शिकार होती गईं। सन 1994 में अनु अग्रवाल हमें एक शॉर्ट फिल्म द क्लाउड डोर में नजर आईं, जिस फिल्म में अनु अग्रवाल ने टॉपलेस होकर भी बहुत सारे सीन शूट किए। हालांकि इसी टाइम पर अनु अग्रवाल के पास बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों के भी ऑफर आए, लेकिन अनु अग्रवाल ने उस टाइम पर इनमें भी काम करने से मना कर दिया था। उन्हें उस टाइम पर हॉलीवुड से एक मॉडलिंग का ऑफर आया, लेकिन उनकी डार्क स्किन की वजह से उन्हें इसमें मेन लीड के लिए साइन नहीं किया गया
और अनु अग्रवाल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो इसको छोड़कर इंडिया दोबारा से वापस आ गईं। अनु अग्रवाल ने बताया कि बॉलीवुड में उन्होंने कास्टिंग काउच को भी फेस किया, जब एक फिल्म के डायरेक्टर उन्हें एक फिल्म की स्टोरी सुनाने के लिए उनके घर पर रात में 12 बजे आए और उन्हें फिल्म की स्टोरी सुनाने के बजाय उन्हें विस्की ऑफर करने लगे। उनकी ये हरकत देखते ही अनु अग्रवाल ने तुरंत उन्हें अपने घर से बाहर निकल जाने के लिए बोल दिया। उसी टाइम पर इंडिया में MTV भी लॉन्च हुआ था, जिसमें भी अनु अग्रवाल को बुलाया गया था और वो हमें उसमें वीजे बनी हुई नजर आई थीं। उस टाइम पर अनु अग्रवाल बॉलीवुड की एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस थीं जिनको स्पेशली इसके लिए बुलाया गया था। लेकिन इस टाइम पर अनु अग्रवाल का मन फिल्मों की इस चकाचौंध से दूर मेडिटेशन में बहुत अच्छे से लगने लगा था, जहाँ पर वो फिल्मों की इस झूठी चकाचौंध से दूर अपने आप से बहुत अच्छे से जुड़ पा रही थीं। और फाइनली अनु अग्रवाल ने पूरी तरह से बॉलीवुड को छोड़कर मेडिटेशन की तरफ जाने का डिसाइड कर लिया। उस टाइम पर उन्होंने अपनी कुछ डिलेड फिल्मों की शूटिंग बस कंप्लीट की, जिनमें रामशस्त्र, जन्म कुंडली और रिटर्न ऑफ जेबल थीप जैसी फिल्में शामिल थीं। और उत्तराखंड के एक योगाश्रम में जाकर वो योगा और मेडिटेशन सीखने लगीं। अनु अग्रवाल ने कहा कि जहां बॉलीवुड ने एक तरफ उनका सुख चैन और उनकी पर्सनल लाइफ एकदम बर्बाद कर दी थी, वहीं दूसरी तरफ योगा और मेडिटेशन से उन्हें आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा शांति मिली। ये लगभग सन 1997 के आसपास की बात है। उस टाइम पर आश्रम में उनका नाम अनु अग्रवाल से बदलकर आनंद प्रिया रख दिया गया था और सभी लोग उन्हें इसी नाम से बुलाने लगे थे। और अनु अग्रवाल ने भी उस टाइम पर यह बात डिसाइड कर ली थी कि वो अब मुंबई से छोड़कर अपनी पूरी लाइफ किसी योगाश्रम में बताएंगी। लेकिन सन 1999 की एक रात ने उनकी पूरी लाइफ बदल कर रख दी। इस रात अनु अग्रवाल US काउंसिल जनरल के द्वारा उनके घर पर रखी गई एक पार्टी अटेंड करके घर वापस आ रही थीं। और जिस कार में अनु अग्रवाल घर वापस आ रही थीं वो उनके फ्रेंड की एक मर्सिडीज कार थी, जिस कार को अनु अग्रवाल खुद अकेले ही ड्राइव करके घर वापस आ रही थीं। और उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनके दोस्त की ये मर्सिडीज कार ऑटोमेटिक गियर वाली कार थी और बाहर बहुत तेज बारिश होने की वजह से अनु अग्रवाल को कार के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और अचानक से अनु अग्रवाल की कार का बैलेंस बिगड़ जाने के बाद उनकी कार मिट्टी के एक ढेर से टकरा गई और पूरी की पूरी 360 डिग्री घूम गई। और अनु अग्रवाल की कार सड़क के किनारे उल्टी डली थी और अनु अग्रवाल उसमें एकदम बेहोश हो गई थीं। ये बात आसपास खड़े लोगों ने देखी और एक पुलिस ऑफिसर ने उन्हें देखा, जिसने उसी हालत में उन्हें कार से बाहर निकाला और ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। डॉक्टर ने अनु अग्रवाल को देखा तो उनकी बॉडी में जगह जगह फ्रैक्चर हुए थे और उनके सिर में भी चोट लगी थी। अनु अग्रवाल उस टाइम पर लगभग 29 दिनों तक कोमा में रही थीं और उन्हें अपनी पिछली जिंदगी का कुछ भी याद नहीं था। उन्हें उस टाइम पर केवल उत्तराखंड आश्रम में दिया गया उनका नाम आनंद प्रिया बस याद था। और उस टाइम पर अनु अग्रवाल की ये हालत देखते हुए उनका इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने ये तक बोल दिया था कि ये अब कुछ महीनों से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगी। अनु अग्रवाल उस टाइम पर लगभग 1 से 1.5 सालों तक अपने बिस्तर पर ही पड़ी रहीं। इस दौरान उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सर्जरी करते टाइम पर उनकी बॉडी कई जगह से पैरालाइज भी हो गई थी, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उन्होंने आगे चलकर योगा और मेडिटेशन से अपनी स्पीडी रिकवरी कर ली। इसके बाद अनु अग्रवाल जब थोड़ी थोड़ी चलने लायक और कुछ बोलने लायक हो गई तो उन्होंने धीरे धीरे कुछ लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों को समझना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को दोबारा से जीने लायक बनाया। आगे चलकर सन 2001 में अनु अग्रवाल ने पूरी तरह से संन्यास ले लिया और अपने पूरे सिर को मुड़वा लिया। आगे चलकर अनु अग्रवाल ने बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में जाकर योगा अभ्यास करना फिर से शुरू किया। इसके बाद अनु अग्रवाल सन 2006 और 2007 में मुंबई आकर दोबारा से वापस रहने लगीं और खुद ही योगा अभ्यास करने लगीं। अनु अग्रवाल का चेहरा इस टाइम पर पूरी तरह से बदल गया था और उनके बहुत ज़्यादा डाई हार्ड फैन भी उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। अनु अग्रवाल की ये नई लाइफ उनकी दोबारा से पुनर्जन्म के जैसी कहानी थी। हालांकि आगे चलकर धीरे धीरे अपनी कुछ पुरानी फोटोज और चीज़ों को देखकर उन्हें अपनी पुरानी लाइफ थोड़ी थोड़ी याद आने लगी थी। आगे चलकर सन 2007 और 2008 के आसपास अनु अग्रवाल को कुछ ओवरसीज फिल्में भी ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया और कहा कि वो अब पूरी तरह से बॉलीवुड और फिल्मों से एकदम दूर रहना चाहती हैं। और आज अनु अग्रवाल एकदम अकेली रहती हैं और आगे चलकर वो कुछ मोटिवेशनल प्रोग्राम से भी जुड़ी, जहाँ पर उन्होंने अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताईं। सन 2015 में अनु अग्रवाल ने अपनी पूरी इस लाइफ के ऊपर एक किताब लिखी, जहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ के बहुत सारे इंसिडेंट लिखे। उनकी इस बुक का नाम है अनयूजुअल मेमोर ऑफ अ गर्ल हु केम बैक फ्रॉम द डेड। हालांकि अनु अग्रवाल वैसे तो सोशल मीडिया और बॉलीवुड से काफ़ी दूर हैं, लेकिन फिर भी वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए आज भी अपने बहुत सारे फैंस से जुड़ी हुई हैं, जहाँ पर वो अपनी आज की लाइफ के बारे में और कुछ पुरानी लाइफ के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करती रहती हैं। उनकी ये इंस्टाग्राम आईडी है अनयूजुअल अनु के नाम से। तो दोस्तों, ये तो बात हुई अनु अग्रवाल की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको अनु अग्रवाल कैसी लगती हैं और उनकी इस पूरी रियल लाइफ स्टोरी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आपको लगता है कि अनु अग्रवाल की इस रियल लाइफ के ऊपर भी एक फिल्म बन सकती है? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए।
तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड के किसी नए सेलिब्रिटीज की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।